जिसमें आप एक केवल भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर की पुनर्स्थापना की बात की है। हमारी लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो वो पांचवा जो सीताराम हमारा गोयल जी की तो 2000 की लिस्ट है। पांचवा जो सप्त सिद्धांत है उसके माध्यम से 2000 क्या 40,000 की हमारी लिस्ट है। 40,000 की लिस्ट है। जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वकफ वाला मामला भी सारा खत्म करते हैं, तो 40,000 ये पुनर्स्थापना का संकल्प तो हम भी पांचवें सिद्धांत के माध्यम से लेके बैठे हैं। ये इनडायरेक्ट तरीके से है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहला कदम भगवान सूर्य के मंदिर को, जो मार्तंड मंदिर है, जो उसे पुनर्स्थापना, वो इमीडिएट टारगेट है। प्लस ये कानून खत्म होते ही हम तो 40,000 पे कह रहे हैं कि उनकी पुनर्स्थापना की जाएगी। 40,000 है। देखिए, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आज भी जम्मू कश्मीर में और बाकी सब राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जहां पे गैर मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स मिलने हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं, या दूसरी कम्युनिटी जो नेशनल, या मान लीजिए जैसे पंजाब में अदरवाइज सिक्स के संबंध में जो है वो दे रहे हैं। तो सबजुडिस तो सिर्फ बहाना है। कानून साफ है, कोई दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ सबजुडिस नहीं है, सब कुछ तय है। 12 मार्च 2018 का मैं आपको वो उसके बीच में जो आदेश हुए वो मैं सब आपको भिजवा दूंगा। तो इसलिए देखिए, जब हम संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं टू डिफाइन माइनॉरिटी, तो किसी भी राज्य सरकार के पास ताकत नहीं रहेगी कि अपनी मनमर्जी से माइनॉरिटी डिफाइन करे। जब संविधान में ही आ गया तो राज्यों को भी जो कानून होंगे वो संविधान सम्मत होकर ही बनाने पड़ेंगे। तो ये परमानेंट सोल्यूशन रहेगा, और जिससे आपको राज्य की सरकारों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो तो चाहे राज्य की सरकारें हो। उस दृष्टिकोण से डाला गया है। और आपका मत बिल्कुल ठीक है। आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट में भी माइनॉरिटी को डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सरकार इन पैरामीटर्स के आधार पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नोटिफाई करेगी, क्योंकि एनसीएम जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 है, उसके तहत गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर कि कौन माइनॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी नहीं है। तो उसके लिए पैरामीटर्स, डेफिनेशंस एक्सेट्रा वो की जा सकती हैं। यूएन सब कमीशन ने तो क्लियरली किया है, 5% का आंकड़ा वहीं से है। तो हर चीज जो है वो ऐसी है कि जिसे कंटेस्ट नहीं किया जा सकता हमारे सब सिद्धांतों में, और ऐसी है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन नहीं तो स्टेप 1 मे बी थ्रू अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, लेकिन संविधान संशोधन इसलिए ताकि सब राज्य की सरकारें भी माइनॉरिटी की इसी डेफिनेशन को माने। तो वैसे भी जो पूरे भारतवर्ष पे है। देखिए, हिमालय का इस्लामीकरण करना सनातन के इस्लामीकरण करने के लिए क्रिटिकल नेसेसिटी है, ऐसा जो पैन इस्लामिक ताकतें हैं वो मानती हैं और ये कहते हैं। और ये मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग से, किस तरीके से पाकिस्तान आईएसआई पैन इस्लामिक ताकतें इस प्रोजेक्ट को अनलीश कर रही हैं, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग से अपनी बात रख रहा हूँ। डिटेल में चर्चा बहुत बार आपके साथ मेरी आपके प्रोग्राम पे हुई है और भी प्लेटफॉर्म्स पे हुई है कि कैसे। उसमें ये कहते हैं कि उत्तर भारत का इस्लामीकरण इंपॉर्टेंट है, विद इन उत्तर भारत जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। तो देखिए, सनातन का इस्लामीकरण हिमालय के इस्लामीकरण के जरिए, और उत्तर भारत में और फिर जम्मू संभाग में आप आ जाइए तो जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीर के इस्लामीकरण के बाद जम्मू संभाग के इस्लामीकरण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जम्मू संभाग का इस्लामीकरण स्टेट लेड एक प्रोसेस है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उनको अब्यूज करते हुए हमारी विधानसभा, हमारी लोकसभा, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर में घुस के सबवर्जन का काम करते हैं, जिसे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन या सबवर्जन इन जनरल भी कहा जाता है। और हमारे सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपने जिहाद और कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस संबंध में मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफिक इन्वेजन, डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू संभाग का एक स्टेट लेड प्रोसेस है, यानी सरकारी तंत्र मशीनरी को इस्तेमाल करके इसे अनलीश किया जाता है। इसी संबंध में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को इस्तेमाल करके रोशनी कानून जैसा एक कानून बनाया गया, लेजिस्लेट किया गया, जिसके जरिए जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को चेंज करने का षड्यंत्र रचा गया। कानून बनाया गया कि सरकारी जमीन पे बैठे हुए एनक्रोचर को उस जमीन के मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। उद्देश्य था जम्मू संभाग के जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं उन्हें मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके जरिए किया जाए। तो देखिए, जब जम्मू संभाग का इस्लामीकरण सनातन के इस्लामीकरण के लिए क्रिटिकल है, और ये कहते हैं कि जम्मू संभाग के इस्लामीकरण के बाद जम्मू संभाग को यूज किया जाएगा एज लॉन्च पैड और स्प्रिंग बोर्ड फॉर इस्लामाइजिंग एंटायर सनातन सभ्यता, संस्कृति, ये सारा एरिया और हिमालय। तो उस दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग कर
एक स्टेट बनाइए और जिसकी इम्प्लीकेशन ब्रॉडर जो है वो भारतवर्ष पे है, इस्लामीकरण के प्रोसेस पे है, पैन इस्लामिक ताकतों के जो षड्यंत्र हैं गजवा हिंद के उद्देश्य से एक्सेट्रा, उस दृष्टिकोण से है। और फिर देखिए आप जानते हैं कि हिंदू नरसंहार जो है उसको उसके संबंध में भारत सरकार 1947 से आज तक इंडियन स्टेट एज ए पॉलिटिकल एंटिटी डिनायल मोड में रही है, जिसके कारण हिंदू नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। तो कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब ही यही है कि हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित करके हम जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है उन्हें वहां पे एक यूनियन टेरिटरी देना चाहते हैं। कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब है कि एक यूनियन टेरिटरी में वो हिंदू समाज के लोग जिनका नरसंहार किया गया 90 के दशक में एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड के रूप में वहां पे स्थापित किए जाएंगे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, तो जम्मू हैज टू बी सेपरेटेड एंड टू डू जस्टिस विद द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, और नरसंहार के विक्टिम्स को न्याय देने के लिए, उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए और पाकिस्तान के इस्लामीकरण के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए ऐसी यूनियन टेरिटरी क्रिएट करवा के जो वहां पे एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड का काम करे, हम इस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और इसलिए हमारे सप्त सिद्धांतों में से एक है। ऐसा नहीं है कि एकजुट जम्मू पार्टी की मांग थी या जम्मू संभाग के लोगों की या जम्मू कश्मीर के लोगों की या हिंदुओं की मांग थी इसलिए डाला गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तीसरे पॉइंट को सप्त सिद्धांत की कैटेगरी के अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक ऐसा आइडिया है जिसका एक तो समय आया है, दूसरा इसका स्कोप बहुत वाइडर है। एंटी करप्शन मूवमेंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो एक फेयर कंपैरिजन हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये एक ऐसा आइडिया जिसका समय आया, उस संबंध में देखिए जब ये लड़ाई ही धर्म की है, धर्म युद्ध जब ये है, तो फिर और जिस तरीके की फंडिंग और जिस तरीके के फंडिंग की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं, मैं रखता हूँ, जिस तरीके से हम देखते भी हैं, मुझे लगता है कि वो अनर्थ है। और मैं एक बात और बता दूं, जितने कम समय में अकल्पनीय समर्थन साथ जिस तरीके से हमें लोगों का मिल रहा है, मेंबरशिप के आंकड़े मैं अभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि 23 के बाद ही वो सब चीजें आगे हम पब्लिक करेंगे सर्वसम्मति से एक्सेट्रा। तो मैं आपको एक बात के लिए तो आश्वस्त कर दूं, इस धर्म युद्ध में अर्थ की समस्या एकम सनातन भारत पार्टी को नहीं मिल पड़ेगी। अब ये क्यों, कैसे, क्या, वो सब जो चीजें हैं वो उस समय आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ 24 की जहां तक बात है, आपका भी ये मत है कि पार्लियामेंट में सनातनी वॉइसेस पहुंचनी चाहिए। वो पार्लियामेंटेरियंस जो सनातन के कोर इंटरेस्ट के संबंध में वहां पोजीशन ले बात करें, वो पहुंचने चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पार्टी के माध्यम से वो पहुंचेंगे। कंपैरिजन हम देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक कालखंड में बनी, उस कालखंड के क्या वो सब चीजें रही जिसने उसकी ग्रोथ को, फ्यूचर को इफेक्ट किया, मुझे नहीं लगता कि उसमें अधिक हमें जाना चाहिए। जब हमें इस बात का आभास हो गया कि इस समय सनातन के संबंध में एक वैकल्पिक राजनीति, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल व्हीकल की आवश्यकता है और धर्म युद्ध करने के लिए और अर्थ से उस युद्ध को हम लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इतनी ही जो 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 रियलाइजेशन है वो सफिशिएंट है इस पथ पे चलने के लिए। 1 वर्ष का समय है। 23 तारीख को आप देखिएगा हरिद्वार में जो हमने अपनी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, कितने बढ़िया तरीके से वो मीटिंग होगी, क्योंकि जो कंफर्मेशन, जो डेटा हमारे पास है, मैं उसका वहां से फिर बिगुल फूकेगा, रास्ता आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है, इस संघर्ष के रास्ते पे चलने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसकी कम चिंता हम करेंगे। हमें धर्मयुद्ध लड़ना है, धर्मयुद्ध अर्थ क्या नहीं रहेगी, वो लाखों, हजार करोड़ वो अनर्थ है। और मैं आपको बताऊं, एनआरआईज, ओसीआईज, इंडियन डायस्पोरा, पूरे देशवासी जितने हैं, जिस बढ़ चढ़ के इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आई एम प्रेटी श्योर कि वो करेंगे। और हाँ, जहां तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी सतह पे ही मैं आपको कहूँ, किस तरीके से जो डायस्पोरा और एनआरआई आपको फंड नहीं कर सकते लीगली, आप जानते हैं इलेक्टोरल लॉ में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फंडिंग के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अगर आप ट्विटर पे हमारी बात उनके द्वारा जो रखी जा रही है जिस तरीके से, उस संबंध में अगर आप देखें किस तरीके से उनकी मोबिलाइजेशन के कारण सैकड़ों लोगों ने हमारी मेंबरशिप ली, उस दृष्टिकोण से आप देखें ऐसे ऐसे की पर्सन्स जो रिसोर्सफुल पर्सन्स हैं भारत में, उनके साथ संपर्क करवाना या उनके संपर्क के माध्यम से अपना अपना जो रोल वो निभा सकते हैं वो निभा रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण से मैंने कहा। और हाँ, बिल्कुल, जब कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा
तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ऑब्वियसली ध्यान में रखा जाएगा कि कैंडिडेट की अपनी पेनिट्रेशन सोसाइटी में कितनी है, वो कितना विश्वसनीय चेहरा है, अपने इन सप्त सिद्धांतों के प्रति उसकी कमिटमेंट का क्या लेवल है, और जो और पैरामीटर्स सेट किए जाएंगे चुनाव लड़ने की जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं बिल्कुल वैसे करके, और कैंडिडेट स्पेसिफिक भी ये पहला जो चुनाव हमारा रहेगा, तो मुझे लगता है कि विल बी एबल टू डू समथिंग जो चेंज की दिशा में एक कदम जो है वो एक नजर आएगा। और दूसरा, आप भी कहीं ना कहीं भीतर ही ये मानते हैं कि हाँ, विकल्प तो चाहिए। हर कोई व्यक्ति अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी जो दम भरती हो कि मैं आपके इन इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करती हो, और सफिशिएंट एविडेंस जब आपके पास आ जाए कि ऐसा नहीं हो रहा है और हो रहा है टू द कॉन्ट्ररी, तो ऑब्वियसली यू विल कम टू अ कंक्लूजन। अब यही है कि कंक्लूजन पे आने के बाद या तो पहले आप अपने कंक्लूजन को कितना पोस्टपोन करते हैं कि नहीं मैं भी कंक्लूड ही नहीं करूंगा, या कंक्लूजन पे आ जाने के बाद भी आप फिर वो हिम्मत कब करते हैं कि हाँ अब ये कदम उठाएंगे और हम ही उठाएंगे। कोई मार्स से नहीं आएगा, कोई बाहरी देश से नहीं आएगा। सनातनियों के लिए विकल्प खड़ा करने के का काम सनातनियों को ही करना पड़ेगा। तो फिर उसकी ही बात है, मुझे लगता है कि हमने इस रियलाइजेशन के बाद काफी समय लेके चर्चा करके इस कदम को उठाया है, और हमें पूरे देश का समर्थन इसमें मिल रहा है। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि एकम सनातन दल जम्मू कश्मीर में सूर्य का मातंडे सूर्य मंदिर बनाएगा। साथ ही देश में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए सभी 40,000 मंदिरों को पुनः एकम सनातन दल कोर्ट के माध्यम से यह राजनीतिक पावर के तहत पुनः स्थापित करेगा। और दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरातल पर और कोर्ट में भी। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने बताया कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनका हक बहुसंख्यक मुस्लिमों को दिया जा रहा है। भाजपा की सरकार में दोस्तों तुष्टीकरण के चलते भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार आज तक अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक की परिभाषा अभी तक तय नहीं कर पाई है। दोस्तों, इस देश में दोस्तों कुछ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या 5 से 6% होने पर भी वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने के बावजूद बहुसंख्यक माना जा रहा है। उन अल्पसंख्यक हिंदुओं का हक भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ मुस्लिमों को दे रही है। दोस्तों, जब देश में एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर देश है तो फिर अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों बनाया जा रहा है भाजपा की सरकार में, देश में? दोस्तों, देश में जब सेकुलर है, दोस्तों जब देश सेकुलर है तो अलग से मदरसों में शिक्षा क्यों दी जा रही है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार में? दोस्तों, जब देश सेकुलर है तो अलग से राज्यों को स्पेशल राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं दोस्तों भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार में? दोस्तों, ये सब चीज़ें गलत होने के बावजूद भी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है तुष्टीकरण के कारण। पहले कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, अब भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार तुष्टीकरण के साथ साथ तृप्तिकरण व संतुष्टिकरण भी करने लगी हुई है। दोस्तों, भाजपा की सरकार में हमारे हिंदू मंदिरों से ही रुपए ले रही है भाजपा की सरकार, उन्हें अधिग्रहण कर, और देश में उनसे सड़कें व अन्य काम कर रही है हिंदू मंदिरों से रुपए लेकर। लेकिन दोस्तों, चर्च, मदरसे व गुरुद्वारों से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है भाजपा की इन तुष्टीकरण सरकार में। दोस्तों, इसी कारण भाजपा की इन सभी कुकृत्यों के कारण एकम सनातन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, ताकि एकम सनातन दल सिर्फ सनातन के आवाज़ उठा सके, सनातन मूल्य व सनातन संस्कृति व सनातन के जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात की जा सके, उनको हल किया जा सके, उनको संसद के माध्यम से या पॉलिटिकल पावर के माध्यम से उन्हें हल किया जा सके। इसी कारण दोस्तों, एकम सनातन दल 2024 के चुनाव में 400+ सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ताकि एकम सनातन दल सनातनी मुद्दों को संसद में भी उठा सके और धरातल पर भी। दोस्तों, एकम सनातन पार्टी को आप खुद सपोर्ट कीजिए, ताकि एकम सनातन पार्टी की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संसद में पहुंचाया जा सके, ताकि सनातन की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। दोस्तों, इसलिए आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए और इस पार्टी को आगे बढ़ाइए।